चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एमिगिस क्रिएशन में। आज की वीडियो में आप बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीजल पावर प्लांट। तो ये डीजल पावर प्लांट के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। एमिगिस क्रिएशन में बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले डीजल पावर प्लांट होता क्या है। तो ये पावर प्लांट जो होता है डीजल इंजन से चलता है और डीजल इंजन का उपयोग एज अ प्राइम मूवर हम इसमें करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेशन करना चाहते हैं तो हम डीजल इंजन को प्राइम मूवर के रूप में उपयोग करेंगे और इन सारे कुछ का सेटअप को हम डीजल पावर प्लांट की यूनिट के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी होती है हमारे पास फ्यूल के रूप में, जो कि ये हीट एनर्जी में बदलती है और हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी। और जब मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हमें लास्ट में इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त हो जाती है। तो इन सब सेटअप को क्या कहते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब चलिए बात करते हैं आगे हम इसके मेजर कंपोनेंट के बारे में कि मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। पहला होता है डीजल इंजन, दूसरा होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, तीसरा होता है एयर इनटेक सिस्टम, चौथा होगा अपना एग्जॉस्ट सिस्टम, पांचवा होगा कूलिंग सिस्टम एंड छठा होगा लुब्रिकेंट सिस्टम एंड सातवां स्टार्टिंग सिस्टम और लास्ट वाला होगा एटवा एसी और डीसी जनरेटर। अब इसमें डीजल इंजन क्या होता है। डीजल इंजन क्या है कि एक पूरे पावर प्लांट का डीजल पावर प्लांट का एक मेन कंपोनेंट होता है जो कि यूज किया जाता है मैकेनिकल पावर के लिए। मैकेनिकल पावर यह यूज करवाता है टू रन जनरेटर बाय द शाफ्ट, मतलब कि शाफ्ट को यह मैकेनिकल पावर देगा जिससे कि शाफ्ट रन करेगी और हमारे पास हीट एनर्जी चेंज हुई है जो मैकेनिकल एनर्जी में वो चेंज कर देगी जनरेटर के थ्रू। चलिए सबसे पहले होगा फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो यह क्या है, यह है एक स्टोरेज टैंक फिल्टरेशन फ्यूल ट्रांसफर पंप की निर्मित एक युक्ति है, एक प्रणाली है जो कि दिन भर फ्यूल सप्लाई को मुहैया कराती है फ्यूल टैंक से। इसके अलावा इसमें फिल्टर और स्टेनर का भी उपयोग किया जाता है जिसका बेसिकली काम है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेना फ्यूल ट्रांसफर पंप के थ्रू और उसका फिल्टरेशन करना और फिल्टरेशन करने के बाद उसको प्योरीफाई करने के बाद फ्यूल को इंजन में इंजेक्ट कर देना, यह इसका बेसिक काम है सिस्टम का। उसके बाद एयर इनटेक सिस्टम, तो जितना हमें नेसेसरी एयर की आवश्यकता होती है वह एयर इनटेक सिस्टम के थ्रू एटमॉस्फेयर से कंबसन की जाती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो वह होता है एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है, तो एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वह वेस्टेज जो हमारी गैस हैं आउटसाइड एटमॉस्फेयर में जो हमें रिड्यूस करनी होती हैं उनके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे एक साइलेंसर का हम उपयोग करते हैं नॉइज लेवल को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें तो वहाँ पे आता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग प्रणाली क्या है, तो कूलिंग प्रणाली क्या है कि हमारे वाटर सोर्स एंड पंप एंड कूलिंग टावर्स की हेल्प से बनी हुई एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो कि पंप को सर्कुलेट कराती है, पंप के थ्रू वाटर को सर्कुलेट कराती है और हमारे पानी को ठंडा करने के काम करती है, जिससे कि हमें हीट को रिड्यूस करने के लिए, इंजन से हीट एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो लुब्रिकेशन सिस्टम आता है। इसका कार्य क्या है कि यह जो हमारे लुब्रिकेशन पार्ट्स जनरेट होते हैं, जैसे कि हमारा इंजन है वहाँ पे मूविंग पार्ट्स बहुत होते हैं तो उन सभी की लुब्रिकेशन की जाती है जिससे कि वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारा सेकंड लास्ट जो कंपोनेंट्स है वह है स्टार्टिंग सिस्टम। किसी भी इंजन की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है उसके अच्छे वर्किंग एंड रनिंग कंडीशन के लिए। तो हम अगर छोटे इंजन हैं तो उनको हम मैन्युअली हैंडल के थ्रू रनिंग करा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बड़े इंजन हैं तो उनको हम हैंडल के थ्रू नहीं रनिंग कराएंगे, उनको हम कंप्रेस्ड एयर के थ्रू उनकी स्टार्टिंग करेंगे जिससे कि वह अच्छे से वर्क कर पाए। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है जनरेटर। तो जनरेटर का हम कैसे उपयोग करेंगे, तो जनरेटर जो है जनरेटर रहेगा लास्ट में या फिर अल्टरनेटर रहेगा। तो यह इसका बेसिकली काम क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चाहे वह एसी में हो या फिर डीसी में हो, जैसे कि हमें चाहिए वैसे ही हम उससे आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। ओके, तो अब इसके बाद जब हमने इसके मेन कंपोनेंट सारे के सारे डिस्कस कर लिए, यहाँ पे डीजल इंजन जो है जनरेटर के अंतर्गत जो है जनरेटर जो आता है वह क्या है कि टर्बो जनरेटर सेट का उपयोग करते हैं हम बेसिकली डीजल पावर प्लांट के अंदर में, ठीक है ना। अब हमने ये सारे यूनिट्स को मेजर कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया, तो अब हम चलते हैं स्टार्टिंग स्पीड अप में
इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, वर्किंग ये कैसे करता है। तो हम इसको वर्किंग कैसे करेंगे, इसको पार्टिकुलरली एक एक पार्ट्स में डिवाइड करके हम उस पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर आउट इमेज बने आपके सामने और आपको सारा कुछ समझ में आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मेजर पार्ट्स जो एक एक फंक्शनिंग पार्ट्स की है उनको समझेंगे। तो सबसे पहले इसका एक बेसिकली डायग्राम बनाएंगे। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए फेयर का वर्क भी कर सकते हैं। यह डायग्राम मेरे द्वारा बनाया गया है, इसलिए थोड़ी बहुत अगर फ्री हैंड स्केचिंग के थ्रू बना है तो हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम हो, लाइन टेढ़ी हो, तो आप उसको करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब इसके बाद हम अगर डिस्कस करेंगे तो हम इसको 1 बाय 1 इसके हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यह कैसे वर्क करेगा। तो अगर हम सबसे पहले डीजल पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे तो हमें सबसे पहले नेसेसरी होगी क्या, एयर सप्लाई, क्योंकि एयर सप्लाई किसी भी एमिशन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसमें हम दोनों यूनिट्स को उपयोग करेंगे, एयर इनटेक को भी डिस्कस करेंगे और एग्जॉस्ट सिस्टम को भी। तो एयर इनटेक सिस्टम क्या है, एयर इनटेक सिस्टम जो है वह बेसिकली यूज़ किया जाएगा एयर फिल्टर के थ्रू। अगर हमें इंजन को एयर देनी है, क्योंकि फ्यूल को अगर एमिशन कराना है तो फ्यूल को जलाने के लिए हमें एयर की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले एयर फिल्टर के थ्रू एयर नेसेसरी जो हमें एयर चाहिए है वह एयर लेंगे, और जो वेस्टेज एयर है उसको हम एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू इसको एनवायरनमेंट में रिड्यूस कर देंगे। यह इसका बेसिकली काम होता है। तो यह एग्जॉस्ट का जो हमारा सिस्टम है और एयर इनटेक सिस्टम है, यह दोनों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह यूनिट बहुत ही काम की है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि एयर फिल्टर के थ्रू एयर इंजेक्ट करेगी और इनटेक करेगी डीजल इंजन में, और उसके बाद एग्जॉस्ट के थ्रू क्या कर लेगी, साइलेंसर के थ्रू। साइलेंसर का उपयोग करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी नॉइज को रिड्यूस करना होता है, इसलिए हम साइलेंसर का उपयोग करते हैं। एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सिस्टम के बारे में। एक्चुअल फ्यूल सिस्टम होता क्या है, तो फ्यूल सिस्टम का वर्क है मेजरली फ्यूल टैंक से फ्यूल को फिल्टर करने के बाद पंपिंग करते हुए डीजल इंजन तक पहुंचाना, उसकी डीजल इंजन की फ्यूल की फुलफिल कंडीशन को फुलफिल करना। यह बेसिकली फ्यूल सिस्टम का काम होता है। यहाँ पे ऑयल फिल्टरेशन भी होता है जो उसको फिल्टर करता है, और फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल जाके डीजल इंजन में उसकी नीड को फुलफिल कर देता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग सिस्टम, तो मेजरली डीजल इंजन दो टाइप के होते हैं। एक होता है छोटा पावर वाला, जिसको हम स्टार्टिंग में हैंडल के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाले डीजल इंजन होते हैं वहाँ पे हम हैंड के थ्रू उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम एयर और कंप्रेसर का उपयोग करेंगे। कंप्रेसर बेसिकली कंप्रेस्ड करता है एयर को, और एयर फिल्टर के थ्रू शुद्ध एयर को डीजल इंजन तक पहुंचाता है और हमारे स्टार्टिंग सिस्टम शुरू होता है। लुब्रिकेंट सिस्टम क्या होता है कि हमारे जो डीजल पावर इंजन है उसमें अधिकतर मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वह मूविंग पार्ट्स के होते हैं, तो उनके फ्रिक्शन को रोकने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लुब्रिकेशन ऑयल टैंक होता है, जिसके थ्रू हमारा ऑयल पंप करते हैं हम ऑयल फिल्टरेशन में, और ऑयल फिल्टर करने के बाद उस ऑयल को हम डीजल इंजन में भेज देते हैं, जहाँ से लुब्रिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो वेस्टेज लुब्रिकेशन है वह आता है हमारा वापस ऑयल टैंक में, यूज्ड ऑयल टैंक में, और वहाँ से ऑयल कूलर के थ्रू वह हीट रिड्यूस करता हुआ वापस आ जाता है हमारे लुब्रिकेशन टैंक में। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे तो कूलिंग सिस्टम, क्योंकि कूलिंग सिस्टम बहुत ही जरूरी पार्ट है एक किसी भी पावर सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे वह कैसे फुलफिल करते हैं कि जो हमारा कूलिंग टावर है वहाँ पे जो हॉट वाटर आता है उसको हम जो हमारा इंजन से हॉट वाटर रिड्यूस होता है उसको हम सर्च टैंक के थ्रू वाटर पंप से लाते हुए कंडेंसर में लाते हैं, और वहाँ से कूलिंग टावर पर छोटी छोटी बूंदें ड्रॉप्स के थ्रू नीचे गिराते हैं, जहाँ पर वाटर ठंडा हो जाता है और हमारा कंडेंसर के थ्रू कूलिंग वाटर पंप होते हुए ऑयल कूलर के थ्रू वापस कहाँ पर पहुंच जाता है हमारा मेन इंजन पर, मतलब कि हमारे डीजल इंजन में। वहाँ पे वह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस रिसाइकलिंग इसी प्रोसेस में बनी रहती है।
इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे तो डीजल इंजन एंड एसी और डीसी जनरेटर, ये हमारा लास्ट के दो पार्ट्स होते हैं जिनसे हम आउटपुट लेते हैं। जैसे कि डीजल इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन बनाता है, जनरेटर। जैसा कि हमें पता ही है, जनरेटर से हम दो टाइप की एसी और डीसी दोनों पावर ले सकते हैं, और यहाँ से हमारी पूरा डीजल पावर प्लांट की नीड फुलफिल हो जाती है। और इस नीड को हम फुलफिल करने के बाद जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर मिल जाती है, उसके बाद हमारा यह डीजल पावर प्लांट कंप्लीट होता है। मतलब कि इन शॉर्ट यदि हम देखें तो हमें इसकी वर्किंग पार्ट बाय पार्ट अच्छे से समझनी चाहिए, और जो कि हमने समझी। चलिए बात करते हैं, आपको अभी तक समझ में तो आ ही गया होगा। एक बार फिर मैं आपके लिए इस वीडियो में इस फोटो को, डायग्राम को दोबारा से दे रहा हूँ। आप चाहें तो फेयर के लिए इसको जरूर कंपलसरी रूप से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके अदर फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमको डीजल पावर प्लांट की आवश्यकता क्यों पड़ी, और हम डीजल को ही फ्यूल एज अ फ्यूल के रूप में क्यों लेते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन आता है, सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी जो एनर्जी है, डेंसिटी, वह हाइयर है अदर गैसोलीन के अलावा। उसके बाद इसमें हैवियर एंड ऑयलर है ये गैसोलीन्स में, मतलब गैसोलीन्स की कंपैरिजन में यह बहुत ज़्यादा हैवियर एंड ऑयलियर है। इसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाइयर होता है वाटर की अपेक्षा। फोर्थ नंबर में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वह आता है कि इसमें फ्यूल कंजप्शन भी कम होता है अदर सोर्सेस ऑफ फ्यूल की अपेक्षा। इसमें फ्यूल जो है वह कम लगता है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो उसमें जो यह डीजल हाई एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए हमें डीजल इंजन पावर प्लांट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके बाद 6 नंबर के पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है कि केमिकल स्ट्रक्चर डीजल फ्यूल के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसकी मोर एनर्जी पर यूनिट एनर्जी क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है कॉमनली अदर यूज्ड पावर प्लांट की कंपैरिजन में। इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो इसके एडवांटेज जो हैं वह सिंपली हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसका सिंपल लेआउट है, और इसका डिज़ाइन ऑफ प्लांट दोनों सिंपल है। इसके लेआउट और डिज़ाइन दोनों ही सिंपल होते हैं इस प्लांट के। उसके बाद हमें कम स्पेस की आवश्यकता होती है, और यह बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। देन इसको हम कहीं भी स्टार्टेड क्विकली बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, और यह तुरंत ही पिकअप लोड ले लेता है शॉर्ट टाइम में। उसके बाद इसमें हमें वाटर कम रिक्वायर होती है कूलिंग के लिए। इसके अलावा यह फ्यूल ऑयल टाइप का है, तो इसमें नो एस हैंडलिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें हमें एस हैंडलिंग प्रॉब्लम की आवश्यकता फेस नहीं करनी होती है। उसके बाद इसको नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसको स्टार्टेड कर सकते हैं, और कोई स्टॉप, मतलब इसको चालू और बंद बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ऑपरेटिंग कराने के लिए हमें सुपरविज़न वर्क की आवश्यकता नहीं होती, और इसको कम ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है ऑपरेटिंग के लिए। इसमें जो है सिविल वर्क बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इसमें सिविल वर्क के लिए कोई जगह नहीं होती, बहुत कम काम होता है सिविल वर्क का। इसके अलावा अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। इसके डिसएडवांटेजेस होंगे कि सबसे पहले इसका जो रनिंग कॉस्ट है वह बहुत ज़्यादा होता है अदर कंपेयर पावर प्लांट के, क्योंकि इसमें फ्यूल का उपयोग करते हैं, और फ्यूल एक जो हमारा फ्यूल है ऑयल टाइप का है, वह बहुत हाई कॉस्ट में आता है। इसके अलावा इसके सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, तो यह है स्मॉल पावर की रिक्वायरमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मली। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो इसमें कॉस्ट भी हाई होती है, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वह होगा कि इसमें वर्क ओवरलोड कंडीशन में अगर हम इसको लंबे समय तक रखें तो यह अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हम दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या है, इसकी कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, और हम इसे बड़ी साइज में नहीं बना सकते इस पावर प्लांट को। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि नॉइस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें नॉइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा
इसमें अनहाइजेनिक एमिशन होता है। इसके बाद अगर हम सबसे बड़ा फैक्टर अगर इसमें डिसएडवांटेजेस का डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें लुब्रिकेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट। देन अगर हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूजेस ऑफ डीजल पावर प्लांट कि इसके यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले इसको टेम्परेरी पावर प्लांट के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारा कभी पीक लोड है और हमें वहाँ पे ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वहाँ पे हम इसको टेम्परेरी प्लांट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अगर पीक लोड ऑक्सिलरी प्लांट के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देन इमरजेंसी प्लांट के रूप में भी कहीं हमें इमरजेंसी युद्ध की कंडीशन है तो वहाँ पे अधिकतर जो हमारे हैं वह डीजल पावर प्लांट का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं तो इसका उपयोग मोबाइल प्लांट के रूप में भी हो सकता है। इसके अंतर्गत अगर हम और अदर क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यह सिनेमा घरों में, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में या फिर हॉस्टलों में भी इसका उपयोग आराम से किया जा सकता है। चलिए साइट सिलेक्शन फॉर डीजल पावर प्लांट। तो बेसिकली हम यहाँ पर मेन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइट सिलेक्शन के लिए कौन कौन से मेन फैक्टर हमें कंसीडर करने होते हैं। तो सबसे पहले अगर मेन फैक्टर की हम बात करेंगे तो वह है डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर। लोड सेंटर से कितनी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें महंगी भी पड़ेगी और इससे हमारे लॉसेस भी बढ़ेंगे। इसलिए हमें एज मच एज कोशिश करनी चाहिए कि यह लोड सेंटर के पास में हो, क्योंकि यह डीजल पावर प्लांट है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वह होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो हमें लैंड का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कैपिटल कॉस्ट कम हो। हमें इतना भी नियरेस्ट नहीं चाहिए पावर प्लांट कि हमें उसके लिए एक्सपेंसिवली हाई रेट चुकानी पड़े। इससे भी हमारे जो कमर्शियल फैक्टर हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर रिसोर्सेस हमें पता है कि इसमें कंपैरेटिवली कम वाटर की आवश्यकता होती है अन्य अदर पावर प्लांटों की अपेक्षा। तो जैसा कि हमें पर कुछ तो वाटर की अवेलेबिलिटी लगेगी और जैसा कि ये पावर प्लांट है तो बड़ा ही होगा, इतना छोटा तो होगा नहीं। तो वहाँ पे हमें पानी की अवेलेबिलिटी भी देखनी होगी कि पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है और कहाँ पे है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें जो फ्यूल ऐसा फ्यूल ऑयल हम उपयोग कर रहे हैं यह फ्यूल जो है वह ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है कि नहीं, वहाँ पे आसपास फ्यूल की मतलब मार्केट है कि नहीं, वहाँ से हम फ्यूल को परचेस कर सकते हैं या नहीं, या फिर फ्यूल की डिमांड को पूरी कर सकते हैं कि नहीं, या फिर फुलफिल हो सकती है या नहीं। उसके अलावा टाइप ऑफ लैंड एंड फाउंडेशन, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे मशीनरी जो होती हैं डीजल इंजन पावर प्लांट में वह बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं अनबैलेंसिंग के कारण। इस अनबैलेंसिंग वाइब्रेशन को झेलने के लिए लैंड इतनी कैपेबल है कि नहीं कि वह इतने हाई वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर पाए। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारा लास्ट 6 नंबर का पॉइंट है लोकल वेदर कंडीशन। जैसा कि हमें पता है कि हमें इसके वेदर पर भी डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैंड कहीं ऐसा ना हो कि कहीं सैंड पार्टिकल अगर हमारे फिल्ट्रेशन के द्वारा एयर या फ्यूल या लुब्रिकेटिंग ऑयल में मिल जाते हैं तो फिर इससे हमें डेवलप पावर में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपिंग पावर इंक्रीज़ करने के लिए हमें इन सब का लोकल वेदर कंडीशनों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह समुद्र के पास तो नहीं। उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम मोर पॉपुलेटेड एरिया, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह पॉपुलेशन एरिया से दूर हो, जिससे कि पॉपुलेट प्रभावित ना हो, क्योंकि यह बहुत कुछ मात्रा में नॉइज़ और न्यूसेंस भी एग्जॉस्ट करता है।